प्रियंका, प्रतीक्षा और भाग्यश्री तीनों एक दूसरे की बहुत अच्छी सहेलियां थीं। वो अभी एक ही हॉस्टल में एक ही रूम में रह रही थीं। कॉलेज में भी वो तीनों ज्यादातर वक्त साथ में ही रहती थीं। उन तीनों में से किसी एक को किसके मदद की जरूरत पड़ती तो बाकी बची दोनों उसकी मदद के लिए तैयार रहती। एक बार हुआ ये कि प्रियंका को कैंपिंग पर जाने का आइडिया आया। उसने तुरंत इस बारे में प्रतीक्षा और भाग्यश्री से इस बारे में बात की। भाग्यश्री तो मान गई, पर प्रतीक्षा को मनाना आसान नहीं था। प्रतीक्षा पहले कभी भी कैंपिंग पर नहीं गई थी, इसलिए उसे डर लग रहा था। लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भाग्यश्री और प्रियंका ने उसे कैंपिंग पर चलने के लिए मना लिया। शाम को वो तीनों कैंपिंग पर जाने के लिए रवाना हुई। प्रियंका ने हॉस्टल वार्डन से झूठ बोला था कि वो तीनों अपने अपने घर जा रही हैं और 2 दिन बाद ही लौटेंगी, क्योंकि अगर वो सच बता देती तो वार्डन उन्हें जाने नहीं देती, क्योंकि उन्हें हॉस्टल में रहने वाली हर एक लड़की की चिंता थी। घर वालों को प्रियंका और भाग्यश्री ने सच सच बता दिया और परमिशन ले ली। प्रतीक्षा ने इस बारे में अपने पेरेंट्स से कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे पता था कि वो उसे कभी जाने की परमिशन नहीं देंगे। प्रियंका की एक सहेली थी जिसका नाम अर्पिता था। अर्पिता के पास एक 4 व्हीलर थी। अब चूंकि प्रियंका को ड्राइविंग आती थी, इसलिए वो शाम को उसकी गाड़ी लेकर कैंपिंग पर गए। 1 घंटे के सफर के बाद वो करीब 6 बजे वहां पर पहुंची। उन्होंने जंगल के बाहर रोड पर ही गाड़ी को पार्क किया। उनकी योजना ये थी कि वो तीनों पैदल यात्रा करके अंदर जंगल में जाएगी, एक जगह ढूंढकर रात बिताने के लिए वहां पर टेंट लगाएगी और फिर अगले दिन सुबह वापस अपने हॉस्टल रवाना हो जाएगी। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि आसपास का नजारा काफी सुंदर था। जंगल काफी घना था और पेड़ भी काफी लंबे थे। इसके बावजूद शाम के समय सूरज की किरणें थोड़ी बहुत जमीन पर पड़ रही थी। उनके वहां पर पहुंचने के बाद बातें करते हुए ही उन्होंने चलना शुरू किया। उन्हें चलते हुए अभी 20-25 मिनट ही हुए थे कि उन्हें जंगल में से एक गोली चलने की आवाज आई। वो आवाज सुनने के बाद वो तीनों ही चौंक गई। प्रतीक्षा के दादाजी भी एक शिकारी थे और प्रतीक्षा का बचपन गांव में बीता था, इसलिए वो समझ गई कि ये किसी शिकार करने वाली बंदूक से चली है। गोली चलने की आवाज के बाद उन तीनों में इसके बारे में बातचीत शुरू हो गई। भाग्यश्री बोली, ये क्या था? प्रतीक्षा, लगता है कोई जंगल में शिकार करने आया है। प्रियंका, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि कोई आदमी किसी दूसरे को मार रहा हो। प्रतीक्षा, मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये गोली शिकार करने वाली बंदूक से चली है। भाग्यश्री, तुम ये इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हो? प्रतीक्षा बोली, क्योंकि मेरे दादाजी भी एक शिकारी थे। मैं गांव में पली बढ़ी हूं, इसलिए बता सकती हूं। प्रियंका, हाँ, तुमने एक बार इस बारे में मुझे बताया था। भाग्यश्री, एक काम करते हैं, थोड़ी देर यही रुक जाते हैं। हो सकता है जिसने भी अभी गोली चलाई है वो अभी हमें दिख जाए। भाग्यश्री के ऐसा कहने पर प्रतीक्षा और प्रियंका ने हाँ में अपना सिर हिलाया। वो तीनों वहीं पर रुककर इंतजार करने लगी कि जिसने भी अभी गोली चलाई है वो उन्हें दिखेगा, लेकिन कोई भी सामने नहीं आया। थोड़ी देर रुकने के बाद जब कोई भी नहीं दिखा तो इस बात को नजरअंदाज करके वो तीनों आगे बढ़ने लगी। इस घटना से वो प्रियंका और भाग्यश्री ज्यादा डरी नहीं, क्योंकि उन दोनों के लिए जंगल में घूमने का अनुभव नया नहीं था। लेकिन प्रतीक्षा को डर लग रहा था। उसने बताया तो नहीं, लेकिन उसके चेहरे के हाव भाव से उन दोनों को ये बात साफ समझ आ रहा था कि वो डरी हुई है। उन दोनों ने उसे समझाया और फिर हंसी मजाक करते हुए वो सब आगे बढ़ने लगी। आगे चलते हुए उन्हें एक झरना मिला। उस झरने के पास रुककर उन तीनों ने बहुत मस्ती की। मस्ती में उन्हें पता भी नहीं चला कि कब रात हो गई, इसलिए उन्होंने उसी झरने के पास टेंट लगाने का फैसला किया। वही पास में एक खाली जमीन थी। वहां पर प्रतीक्षा और भाग्यश्री ने टेंट लगाए तो वही प्रियंका ने लकड़ियां इकट्ठा करके आग जलाई। इसके बाद वहां का वातावरण एकदम ही बदल गया। झाड़ियों में से जुगनू निकल आए और साथ ही कीड़े मकोड़ों की आवाजें आने लगी। इतना सब कुछ उस जगह को सुनसान बनाने के लिए काफी था। इसी में उन तीनों ने बहुत मजे किए, मस्ती की, चिकन बनाकर खाया। रात के करीब 10:30 बजे वो तीनों अपने अपने कैंप में सोने चली गई। प्रियंका और भाग्यश्री एक टेंट में सो रही थी, वहीं पर उन दोनों का सामान भी था। प्रतीक्षा दूसरे टेंट में सो रही थी, बेशक कैंपिंग का।
ये उसका पहला अनुभव था, लेकिन इतने मजाक मस्ती में उसे लगा रहा हुआ डर भी रफा दफा हो गया था। देर रात को करीब 1 बजे खरोच आने की आवाज से प्रतीक्षा की नींद टूटी गई। उसे ऐसा लगा मानो टेंट के बाहर कोई है। दूसरी ओर प्रियंका को भी वो आवाज सुनाई दी, मगर उसने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे ऐसा लगा कि कीड़े मकोड़ों की आवाज होंगी, लेकिन तभी उसका ध्यान अपने पैरों की तरफ गया। टेंट के अंदर आने का रास्ता एक जिप के जरिए बंद था, लेकिन तभी उसने देखा कि कोई बाहर से जिप खोल रहा था। यह देखने के बाद प्रियंका डर के मारे उठ गई और उसने भाग्यश्री को भी उठा दिया, जो कि गहरी नींद में सो रही थी। प्रियंका, भाग्यश्री उठो, कोई हमारे टेंट के बाहर है। इससे पहले कि वो दोनों समझ पाती कि क्या हो रहा है, एक गंदी बदबू उनके टेंट के अंदर फैल गई। इसके बाद एक आदमी ने अपना सिर उस टेंट के अंदर डाला। उसकी आंखों में हैवानियत थी जो उन दोनों को साफ साफ नजर आ रही थी। उसके बाल ऐसे लग रहे थे मानो सदियों से कंघी ना की हो। दोनों को देखने के बाद जब वो एक घिनौनी हंसी के साथ मुस्कुराया, वो गंदी बदबू उसी से आ रही थी। से अचानक यूं देखकर वो दोनों लड़कियां अपनी जगह पर एक तरह से जमसी गई थी। उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। कुछ देर तक वो दोनों हैरानी से और डर कर उसे देखती ही रही। हालांकि इस बीच वो आदमी उसी घिनौनी मुस्कुराहट के साथ उन्हें घूरता रहा। वो आदमी बोला, तुम जैसी लड़कियों को इस समय यहां पर नहीं होना चाहिए। प्रियंका, कौन हो? पैसे चाहिए? हमारी ये बैग्स उठाओ और चले जाओ यहां से, वरना तुम बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। आदमी, मैं बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगा मैं? ऐसा कहने के बाद वो हंसने लगा। और फिर आदमी, किसे बुलाओगी तुम? पुलिस को क्या? मुझे तो नहीं लगता। इसके बाद उसने प्रियंका का पैर पकड़ लिया और उसे जोर से खींचा। उस वक्त प्रियंका जितना हो सके उतना जोर से चिल्लाई। जब वो उसे खींच रहा था, तब दूसरी तरफ से भाग्यश्री भी प्रियंका का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच रही थी। मगर वो आदमी कुछ ज्यादा ही ताकतवर था, इसलिए उसने आसानी से प्रियंका को टेंट के बाहर खींच लिया। इसके बाद प्रियंका कुछ समझकर संभल पाती, उससे पहले ही उस आदमी ने उसके पेट पर जोरदार लात मारी। वो लात इतनी जोरदार थी कि प्रियंका के आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसे असहनीय दर्द होने लगा। ये सब इतनी जल्दबाजी में हुआ कि भाग्यश्री को समझ ही नहीं आया कि वो क्या करे। प्रियंका को लात मारने के बाद वो आदमी भाग्यश्री की ओर बढ़ा। प्रियंका को उसकी चीख सुनाई दी, पर वो ऐसे हालत में थी कि वो चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर पा रही थी। प्रियंका को लात मारते हुए प्रतीक्षा ने अपने टेंट से देख लिया था। जब वो आदमी भाग्यश्री की ओर बढ़ा, तब तुरंत प्रतीक्षा अपने टेंट के बाहर आ गई। उसने आसपास देखा तो उसे एक बड़ा पत्थर नजर आया। उसने तुरंत उस पत्थर को उठाया और दूसरे टेंट के अंदर जाकर पीछे से उस आदमी के सिर पर मारा। ये देखने बाद भाग्यश्री ने भी तुरंत उसके पैरों के बीचों बीच लात मारी। फिर वो आदमी दर्द में कराहने लगा। इसके बाद वो दोनों तुरंत प्रियंका की ओर दौड़ी और उसे उठने में मदद की। फिर उन तीनों ने जल्दी जल्दी अपना सामान उठाया और गाड़ी की ओर दौड़ने लगी। दौड़ते वक्त उन तीनों ने पीछे पलटकर नहीं देखा। वो तीनों जल्द ही गाड़ी में बैठी और वहां से निकल गई। करीब 1 से 1.5 घंटे के सफर के बाद वो प्रियंका की सहेली अर्पिता के घर पहुंचे। वो रात उन्होंने वहीं पर गुजारी। हालांकि उस पूरी रात उन्हें चैन की नींद नहीं आई। अगले दिन वो तीनों हॉस्टल पहुंची, पर इस हादसे के बारे में किसी को नहीं बताया और न ही पुलिस को इन्फॉर्म किया। महीनों बाद भाग्यश्री ने अखबार में खबर पढ़ी कि पुलिस ने जंगल में अवैध तरीके से शिकार करने वाले एक आदमी को गिरफ्तार किया। उस आदमी की तस्वीर भी उस अखबार में छपी हुई थी। वो यही आदमी था जिससे कुछ महीनों पहले कैंपिंग के दौरान उन तीनों का सामना हुआ था। भाग्यश्री ने तुरंत जाकर इस बारे में प्रतीक्षा और प्रियंका को बताया। उन तीनों को राहत मिली इस बात की कि वो आदमी पकड़ा गया, लेकिन शायद ही कभी अपने आने वाले जिंदगी में वो तीनों कैंपिंग पर जा पाएगी।